हेलो एवरीवन। आज हम लोग 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है पावर शेयरिंग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू समझते हैं। इस चैप्टर में हमें दो कंट्रीज बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताया गया है। बेल्जियम किस तरीके से अपनी पावर को डिवाइड करता है ताकि वहाँ के लोग पीस और हारमोनी के साथ रहते हैं, और श्रीलंका वहीं मेजोरिटेरियनिज्म रूल को अपनाता है। इससे वहाँ पर हमें सिविल वॉर देखने को मिलती है। इसके बाद हमें बताया गया है कि किस तरीके से हम पावर शेयर कर कर आसानी से हारमनी और पीस के साथ रह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की। तो बेल्जियम एक फेडरल स्टेट है जो कि वेस्टर्न यूरोप में है। वेस्टर्न यूरोप के अलावा ये एक इतना छोटा स्टेट है जो कि हरियाणा से भी छोटा है। हम देखते हैं यहाँ पर इसके बॉर्डर जो है वो नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ मिलते हैं। इसके अलावा इसकी पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन इसका एथनिक जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर येलो जो पोर्शन है वो फ्लेमिश रीजन कहलाता है, जिसमें 59% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग है। इसके अलावा रेड जो पोर्शन जो आपको देखने को मिलता है वो वेलोनिया रीजन है, जहाँ पर 40% जो पीपल हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग है। वहीं अगर हम बात करें इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स की, तो यहाँ पर 80% जो है फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेल्जियम में जो लोग हैं जो डच स्पीकिंग है वो मेजोरिटी में है, हालांकि फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में है। लेकिन ठीक उल्टा हमें इसका देखने को मिलता है उसके कैपिटल ब्रुसेल्स में, जहाँ पर 80% फ्रेंच है और 20% डच है। और कुछ साइड एरियाज में हमें 1% जो पीपल है वो जर्मनी लैंग्वेज बोलने वाले भी दिखते हैं। हालांकि हम यहाँ पर देखते हैं जो फ्रेंच पीपल है वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल है, जिसकी वजह से यहाँ पर डच को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनको जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही लेट मिलते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स या फिर एजुकेशन के बेनिफिट्स हम कह सकते हैं। अब इसी के चलते यहाँ पर दोनों के बीच में टेंशन डेवलप होती है। 1915 से लेकर 1960 के बीच यहाँ पर टेंशन इवॉल्व होती है, और ये मेनली जो प्रॉब्लम है वो ब्रूसेल्स यानी कि उनके कैपिटल में देखने को मिलती है। डच स्पीकिंग लोग यहाँ पर एक मेजोरिटी कंट्री के रूप में यहाँ पर बेल्जियम को देखना चाहते हैं, लेकिन हालांकि वो इसके लिए एक उपाय निकालते हैं, एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि वो अपने इस कल्चरल डाइवर्सिटी को बनाकर रखेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करते हैं 1970 और 1993 के बीच। तो आइए देखते हैं उनके अरेंजमेंट्स क्या थे। पहला, कि यहाँ पर मिनिस्टर्स जो भी रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मिनिस्टर्स रहेंगे तो इक्वल मिनिस्टर रहेंगे डच स्पीकिंग के और इक्वल मिनिस्टर्स रहेंगे फ्रेंच स्पीकिंग के, ताकि कोई भी एक कम्युनिटी जो है वो किसी भी यूनिलेटरली किसी भी लॉ को पास ना कर सके। दूसरा उनका अरेंजमेंट है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी या फिर आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएंगी ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रूसेल्स, जो कि वहाँ कैपिटल है, वहाँ पर भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। हालांकि कि फ्रेंच पीपल इसको कैपिटल में एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ओवरऑल कंट्री में डच स्पीकिंग ने भी इसको एक्सेप्ट किया था। लास्टली यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी वादा किया जाता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी ताकि एक तीसरी गवर्नमेंट जो कि इनके कल्चरल राइट्स को या एजुकेशनल राइट्स को सिक्योर कर सके हर एक कम्युनिटी के। ये कुछ अरेंजमेंट्स थे जो हमने देखे, जो कि बेल्जियम को हेल्प आउट करते हैं अपनी टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए, और यहाँ के लोग पीसफुली और हारमनी बनाकर आपस में रहते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम देखते हैं वो है श्रीलंका का। इसका ठीक उल्टा, श्रीलंका भी एक छोटा सा देश है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ पर दो तरीके के लोग रहते हैं, 74% सनालीज हैं और 18% तमिल्स हैं। सनालीज जो है वो मेनली बुद्धिस्ट है और तमिल्स जो है वो मेनली हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं। यहाँ पर आप जो येलो रीजन देख रहे हैं ये सनालीज को बिलोंग करता है, और जो ऑरेंज रीजन आप देख रहे हैं ये तमिल्स को बिलोंग करता है। हालांकि आगे हम देखेंगे कि तमिल्स में भी यहाँ पर बाइफर्केशन है, जैसे कि श्रीलंकन तमिल्स जो यहाँ के नेटिव तमिल्स हैं यानी कि जो पहले से रहते आ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 13% का, जो कि नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में रहते हैं। इसके अलावा अगर हम इंडियन तमिल्स की बात करें तो इंडियन तमिल्स वो तमिल्स हैं जिनके फोर फादर्स इंडिया से गए थे वहां पर काम करने के लिए एज अ लेबरर, और बाद में वहीं जाकर रह गए, बस गए। ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अबाउट 5% ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमने देखा यहाँ पर श्रीलंका में दो तरीके के लोग हैं, पहले है सेनालीस, दूसरे हमारे पास तमिल्स। तमिल्स भी दो तरीके से बाइफर्केटेड है, पहले हैं श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स। अब जैसा कि हमने देखा था बेल्जियम में यहाँ पर पावर को डिवाइड कर लिया जाता है, लेकिन श्रीलंका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर श्रीलंका में हम देखते हैं कि मेजोरिटेरिज्म आता है श्रीलंका में, यानी कि जो
लोग यहाँ पर मेजॉरिटी में हैं वो अपना रूल स्टैब्लिश कर लेते हैं और बाकी लोगों को दरकिनार कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मेजॉरिटी पर्सन है वो इस कंट्री पर रूल करने लगते हैं माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड करते हुए, और श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है 1948 में। इसके अलावा जो यहाँ की सिन्हाली कम्युनिटी है, हमने देखा अभी पहले सिन्हाली कम्युनिटी जो है 74% कॉन्स्टिट्यूट करती है श्रीलंका का, तो यहाँ पर वो अपना डोमिनेंस कर लेती है गवर्नमेंट में और अपनी मेजोरिटी को स्टैब्लिश करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब यहाँ पर सिन्हालीज जो है वो मेजॉरिटी में है, तो ये सिन्हाला को सुप्रीमेसी देते हैं, यानी कि ये अपनी ही लैंग्वेज को क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एज एन ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, और तमिल को डिसरिगार्ड कर देते हैं, जिसके चलते यहाँ पर तमिल जो है वो बहुत ही नाराज होते हैं और बाद में वो इसके लिए डिमांड भी करते हैं कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। हालांकि यहाँ पर सिन्हाली एप्लीकेंट्स के लिए अलग अलग प्रोफेशनल पॉलिसीज को अपनाया जाता है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशंस हो या गवर्नमेंट जॉब्स में पोजीशंस हो। यहाँ पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेपुलेट किया जाता है जो कि बुद्धिज्म को प्रमोट करेगा। हमने देखा था अभी यहाँ पर जो सिन्हालीज है वो मेनली बुद्धिज्म है, तो वो अपने बुद्धिज्म को प्रमोट करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जब ऐसा समय के साथ चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं या जो तमिल्स हैं वो अपने आप को एलिनेटेड फील करने लगते हैं, यानी कि वो मानने लगते हैं कि अब वो श्रीलंका का हिस्सा है ही नहीं, और यहाँ पर इसी के चलते दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ता है कि बाद में ये सिविल वॉर का भी रूप ले लेता है। इसके आगे हम देखेंगे 1980s तक आते-आते यहाँ पर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होती हैं जिसको हमने कहा है लेट्टे, या फिर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तमिल का एलम का मतलब है यहाँ पर स्टेट। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है अपनी तमिल जो लैंग्वेज है उसको एक तरीके से तमिल लैंग्वेज को इवोक करने का काम करती है कि यहाँ पर तमिल लैंग्वेज स्टेट बनाया जाए। अब इसी के चलते दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये कॉन्फ्लिक्ट लीड करता है सिविल वॉर की तरफ। सिविल वॉर आप सब समझ सकते हैं, जब आपस में लोग लड़े या फिर कोई भी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाती है, जो कि ज़्यादा हद तक आगे और लड़ाइयों में बढ़ जाती है। रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर कई सारे लोग जो है वो मारे जाते हैं दोनों कम्युनिटीज़ के, और टेरेबल सेटबैक होता है, यानी कि यहाँ के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। कई सारी फैमिलीज जो है फोर्स कर दी जाती हैं, कंट्री को छोड़ने के लिए मजबूर कर दी जाती हैं, और कई सारे और तब्दील हो जाती हैं रेफ्यूजीज में। लास्टली हम इन दोनों चीज़ों से एक ही बात सीख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों स्टोरीज के बीच में हम देखते हैं कि श्रीलंका जो है श्रीलंका और बेल्जियम जैसी जो डेमोक्रेसीज हैं, यहाँ पर पावर शेयरिंग बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पहला हम देखते हैं बेल्जियम के लीडर्स ने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पर कंट्री की यूनिटी को बनाने के लिए उनको पावर को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके जिसके चलते यहाँ पर म्यूचुअल एक्सेप्टेंस भी हुआ। लेकिन वहीं हम श्रीलंका में देखते हैं कि यहाँ पर फोर्स किया गया डोमिनेंस को और रिफ्यूज़ कर दिया गया पावर शेयरिंग को, जिसके चलते हमें कंट्री में जो डिसयूनिटी है वो देखने को मिली और बाद में ये लीड करता है सिविल वॉर की तरफ। तो हमने दोनों एग्जांपल्स देखे, एक में हमने देखा कि बेल्जियम किस तरीके से चालाकी से यहाँ पर पावर शेयरिंग कर लेता है और अपनी कंट्री की यूनिटी को बनाए रखता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो बेल्जियम है वो एक डिसयूनिटी की तरफ दूसरी तरफ हमने देखा जो श्रीलंका है वो एक डिसयूनिटी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और बाद में लीड करता है सिविल वॉर को। अब देखते हैं पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है। पावर शेयरिंग के दो सेट हैं या फिर इसके दो रीजंस हैं। पहला है हमारे पास प्रूडेंशियल जो है वो फर्स्ट सेट है या रीजन का कि क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यानी कि लड़ाई दंगों को रोकता है या सिविल वॉर जैसी दिक्कतों को रोकता है। ठीक, हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, सबको एक मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का और कोई भी किसी को भी ऑप्रेस नहीं कर पाता है। तो ये रहा हमारा पहला सेट जो कि रीजन है पावर शेयरिंग का, जो कि है प्रूडेंशियल। दूसरा हम देखते हैं सेकंड सेट ऑफ रीजंस है मोरल का मतलब है, पहली बात तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जो भी हमारे देश में लोग रह रहे हैं हम उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें या फिर उनके साथ भी पावर शेयर करें। इसके अलावा ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को भी दर्शाता है और ऐसा एक सिस्टम बनाता है जहां पर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बने लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए, यानी कि यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों ही पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट मेकिंग में या लॉज मेकिंग में। इसके आगे लास्टली हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग का ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने तरीके से पावर को शेयर किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ 6 तरीके हैं जिससे पावर को शेयर किया जा सकता है। आप डायग्राम भी देख सकते हैं इनके। पहला है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जब पावर्स को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, 2 या
तीन गवर्नमेंट बॉडीज़ के बीच में, जैसे कि इंडिया के एग्जांपल में हम देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में पावर्स को शेयर किया गया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। जब पावर शेयर की जाए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। ये क्या करता है, अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को कि वो एक सेम लेवल पर रहकर काम कर सके, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सके और किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर ना हो यहाँ पर। इसके अलावा लास्टली हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा जो है वो हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट या फिर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लाइन में या वर्टिकली पावर को डिवाइड किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटीज के बीच में। इससे फायदा हमें ये मिलता है कि यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, वो अपने अपने एरियाज की दिक्कतों को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि यहाँ पर सोशल ग्रुप्स के बीच में भी हम पावर्स को डिवाइड कर सके और जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को ना मिले हमें। इसका बेहतर एग्जाम्पल हमारे पास बेल्जियम पहले ही देख चुके हैं। लास्टली हम देखेंगे कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट कई बार हम देखते हैं पावर शेयर की जाती है जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेबल रखने के लिए, तो उसके लिए भी कोalition गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। या फोटो देख रहे होंगे, यहाँ पर एक गाड़ी है और दो लोग चलाने वाले हैं, यानी कि गवर्नमेंट तो एक ही है लेकिन यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल होती हैं। अब दो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के पहले जब शामिल होती हैं और वो आपस में आती हैं एक सरकार या गवर्नमेंट रन करने के लिए, उसको हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। लास्टली अगर हम बात करें डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स की, तो यहाँ पर जब डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप जैसे कि लेबर यूनियन हो गया, बिजनेस ग्रुप्स हो गए, माइनॉरिटी ग्रुप्स हो गए, जब ये सारे लोग साथ में मिलकर आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से पावर को शेयर किया जा सकता है। लास्टली हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लगातार बोर्ड्स में पूछे गए हैं 2012, 13, 16, 19। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और बने रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।